ओके तो हम ओके तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दूं। अच्छा, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम किस तरह लूप्स के थ्रू प्रॉप्स को हमने देख लिया था कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। एक मिनट में जल्दी से बता दें। प्रोजेक्ट चल रहा है लोकल होस्ट पे। तो मैंने कल बात की थी कि मैं अपने प्रोजेक्ट को पिन आउट कर लूँगा ताकि हम शुरू से स्टार्ट कर सकें, ताकि इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देख सकें कि इसको हम लूपिंग के थ्रू कैसे प्रोफेशनल लाइफ में या रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ कर रहे होते हैं उस चीज़ को। तो आज हमारा थोड़ा सा फोकस होगा डिज़ाइनिंग की तरफ। यूआई डिज़ाइन करेंगे थोड़ा सा कार्ड्स का, और देखेंगे कि उनमें सीएसएस कैसे अप्लाई होती है और एक कंपोनेंट को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, उससे फिर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स लूप के थ्रू कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं अभी देखूं तो मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल खाली है। उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट मैंने रखे हैं, एक नैब बार का, और नैब बार भी खाली है, और कंटेंट का कंटेंट भी खाली है। नैब बार में मैं जो रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ वो मैं लेना चाह रहा हूँ मोबाइल की। फॉर एग्जांपल हम अगर बना रहे हैं मोबाइल शॉपिंग सेंटर, मेरे पास ऐसे आ रहा है। इसको मैं अगर हेडिंग के टैग में दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, अब ज़्यादा बेहतर है। इसको मैं नैब बार रैपर के अंदर, मेरे पास सी एस एस थी क्योंकि ऐप डॉट सी एस एस में है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन दे देता हूँ। टेक्स्ट लाइन क्या करता है, आपका जितना भी टेक्स्ट होता है उसको डिव के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर सेंटर कर देता है। तो मेरा सेंटर में हो गया। तो मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ नैब बार को फिलहाल क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ कंटेंट की तरफ। कंटेंट में मेरा कुछ नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक जिस तरह मेरा हेडिंग बता रही है मोबाइल शॉपिंग सेंटर, तो उसमें डिफरेंट किस्म के मोबाइल होंगे, उनके कार्ड्स होंगे, जहाँ पे उनकी प्राइस होगी, उनकी पिक्चर होगी। तो मैं एक थोड़ा सा पहले उसका यूआई डिज़ाइन कर लेते हैं पेंट पे, कि हम चाह क्या रहे हैं, कैसी चीज़ बनाना चाह रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ तो एक कुछ इस तरह का कार्ड मैं चाह रहा हूँ हो, जिस पे मेरे पास पिक्चर हो। फॉर एग्जांपल एक ऐसे पिक्चर आ गई। के बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हेडिंग के लिए इतना सा एरिया रख लेंगे। उसके बाद उसकी प्राइस के लिए रख लेते हैं थोड़ा सा एरिया, और एक बड़ा एरिया उसका हम रख लेते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए। और जो नीचे एंड में एरिया बच रहा है वो हम रख लेते हैं दो बटन्स के लिए रख लेते हैं। एक बटन हमारा होगा ऐड टू कार्ट का, और एक होगा स्पेक्स का। तो हम जल्दी से वो दो बटन भी बना लेते हैं, ऐड टू कार्ट और स्पेक्स का। तो ये एक मेरा बहुत बेसिक सा रफ सा मैंने यहाँ पे यूआई ड्रॉ किया कार्ड का। तो मैं जब भी आप किसी भी यूआई को करने पे जाएंगे या डिज़ाइन करने पे आएंगे रिएक्ट में, तो आपने रिएक्ट में या कहीं भी एचटीएमएल में कर रहे हैं या और कहीं भी किसी भी लाइब्रेरी में कर रहे हैं, तो आपको ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके अपने दिमाग में या कहीं पे आप रेफरेंस के लिए वो उस चीज़ को डिवाइड कर लें, देख लें कि उसके कितने डिव्स बनेंगे, उसका मेन डिव क्या होगा, उसके अंदर कितने डिव बनेंगे, ताकि आपके पास एक रफ आइडिया हो जाए कि मुझे इसको लेके किस तरह चलना है, इन डिव्स को मैनेज कैसे करना है, इन डिव्स की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे आ रही होगी। तो हमने जिस तरह यहाँ पे बनाया, तो इसी चीज़ को हम लेके अपना यूआई डिज़ाइन करने पे आएंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं। एक मैं div रखता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ क्लास नेम की। क्लास में देता हूँ फॉर एग्जांपल कार्ड।
रैपर जो कि मेरा ये ब्लैक आउटलाइन में था, एक पूरा आउटलाइन रैपर। और उसको मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CSS देता हूँ। इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी होगी कि हम कोड को भी दे सकते हैं और एडजस्टमेंट पे उसकी CSS को भी दे सकते हैं। तो आप भी अगर ऐसे अपने इसको आदत बना लेंगे कि जब भी आप कोई यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, आप अपना HTML एक साइड पर रखें, CSS एक साइड पर रखें, स्प्लिट स्क्रीन करके VS कोड में, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। आपको स्विचिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, आप डायरेक्टली दोनों चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मैं क्या क्या रख सकता हूँ, तो मैं एक तो उसको एक स्टैटिक, अभी फिलहाल हम स्टैटिक पे रहते हैं, तो स्टैटिक विड्थ में दे देता हूँ 400 पिक्सल। तो मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मेरा कितना है। और तो मैं 1 पिक्सल ही दे देता हूँ, सॉलिड ब्लैक में दे देते हैं, और एक हाइट दे देते हैं ताकि हमारे पास जो शेप है वो थोड़ी रियल में हमें पता लगे कि कितनी शेप आ रही है। के बाद में यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास लगा है कि नहीं लगा। चेक में जाते हैं, चेक में जाके हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट का है वो नहीं आया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्यों नहीं आया। तो अगर हम मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ राइट करके देखता हूँ, फिर मैं दोबारा चेक करता हूँ, मेरे पास आ गया। अब ठीक है, आ गया। तो हम तो मैं वापस कर लेता हूँ। जब मैं वापस जाऊँ तो मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया, उसका बॉर्डर है, हमने 1 पिक्सल दिया था, आ गया। तो उसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सेंटर में हो, तो मैं अभी स्टैटिक सिर्फ यूआई बनाने के लिए इसको मैं थोड़ी सी मार्जिन लेफ्ट दे दूंगा ताकि हमें बनाने में आसानी हो इसकी कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो इसको मैं अगर मार्जिन लेफ्ट 400 पिक्सल ही दे दूँ तो थोड़ा सा सेंटर में आ गया। अब हमें बनाने में आसानी होगी। तो इसको इसके हमने बॉर्डर्स को कर्व करना है। ओके, तो अब हमने इसके बॉर्डर्स को कर्व करना है। तो इनके बॉर्डर्स को कर्व करने के लिए जो CSS प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। तो उनको हम अगर रेडियस देते हैं फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमने एक कार्ड की आउटलाइन ड्रॉ कर ली, उसका रैपर रिब ड्रॉ कर लिया। तो अगर हम अपने वापस डायग्राम की तरफ आए तो हमारा ये चीज़ पूरी होगी। अब हम आएंगे इसकी इमेज के डिप की तरफ कि इसका इमेज का डिप हम अगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे मैं एक और डिप बनाऊंगा। तो मैं दे देता हूँ, इमेज के लिए देना है तो मैं क्लास नेम दे देता हूँ उसको कार्ड इमेज। हेलो, मुझे तो स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको? नहीं। अ, कोई और वेरीफाई कर सकता है, और किसी और के पास हो रही है शो स्क्रीन? सिर्फ प्रेजेंटेशन आ रहा है बस। एक मिनट, मैं दोबारा रिफ्रेश करता ये सब आ रही है मुझे। हूँ। आ रही? ठीक, हाँ, ओके। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि हम एक मोबाइल शॉपिंग सेंटर के अंदर एक मोबाइल, डिफरेंट तरह के मोबाइल्स होंगे, उनका हम यूआई बनाने जा रहे हैं कि उन पे हम दिखाएंगे कि हम एक उसकी इमेज होगी, उसकी नेम होगा, प्राइस होगी, डिस्क्रिप्शन और इस तरह की चीज़ें। तो हम वो चीज़ बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए थे वापस, तो हम अब देख रहे थे कि हमने अपना एक कार्ड रैपर ड्रॉ कर लिया था div के थ्रू। तो हमने CSS दे दी ताकि हमारे पास एक उसका एक बिल्कुल आउटलाइन तैयार हो जाए। उसके बाद हम उसके अंदर की चीज़ों पे आएंगे, उसके अंदर की चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। तो अगर मैं कार्ड इमेज div को देखूँ तो इसको मैं अगर CSS दूँ, फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल मैं इसको अगर मैं स्टैटिक हाइट दे देता हूँ ताकि मेरे पास एक थोड़ा सा शेप में आइडिया हो जाए कि मैं इसको करना क्या चाह रहा हूँ।
उसके बाद इसको एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि मुझे पता लगे कि कितना ये आ रहा है। कार्ड पे रेड कलर दे देते हैं। वापस आएंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह का आ रहा है। तो ये बॉर्डर अगर देखें तो क्योंकि हमने अपने पेरेंट जो रैपर डिप था उसको हमने 20 पिक्सल दिया हुआ था बॉर्डर रेडियस, तो इस वजह से वो कर्व हो रहा था, लेकिन इसको हमने बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल नहीं दिया। इस वजह से इसके बिल्कुल शार्प बॉर्डर हैं। तो अब मैं यही चाहूँगा कि इसको भी बॉर्डर रेडियस उतना ही दे दूँ ताकि इसके भी बॉर्डर बिल्कुल वैसे ही हो जाए। तो लेकिन मुझे सिर्फ मुझे टॉप टॉप राइट और टॉप लेफ्ट के बॉर्डर्स को करना है। तो इसके लिए सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस और टॉप राइट रेडियस। तो इसको मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ। इसको कॉपी करके इसको मैं राइट कर दूंगा। तो मैं राइट करके दे दूंगा और अब मैं देखूंगा तो मेरे पास सिर्फ टॉप लेफ्ट और टॉप राइट के जो बॉर्डर्स हैं वो रेडियस कर्व हो गए 20 पिक्सल जिस तरह आउटर कार्ड के थे। तो एक मेरा इमेज का जो एक पूरा जो आउटलाइन थी डिव की वो तैयार हो गई। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं और इसके नेम और प्राइस के डिव्स को देखते हैं। नेम और प्राइस के डिव के लिए मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा, एक और डिव बना लूँगा यहाँ पे और इसको मैं नाम देता हूँ कार्ड प्रोडक्ट नेम। आप अपनी नेमिंग कन्वेंशन जितनी क्लियर रखेंगे, जितना उसको ऑर्गेनाइज रखेंगे उतना अच्छा होगा सीएसएस के लिए। सीएसएस की क्लास नेम की नेमिंग कन्वेंशन बता रही होती है कि यूआई डिज़ाइनर कितना अच्छा है, वो यूआई डेवलपर कितना अच्छा है, वो कितना तरीके से काम कर रहा है। तो आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये क्या करें कि एक पूरा नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए चला करें। जिस तरह मैंने यहाँ पे कार्ड में बना रहा था तो मैंने कार्ड की नेमिंग कन्वेंशन को मैं हर जगह कांस्टेंट रखूंगा। उसके आगे डैश लगा के जो भी मेरी उस वक्त डिव की वो होगी रिक्वायरमेंट वो मैं नाम उसको दूँ। तो मैंने कार्ड प्रोडक्ट नेम दे दी यहाँ पे, कोई भी नाम दे देते हैं, बस आईफोन 12 प्रो मैक्स दे दिया मैंने। बस आ गया। अब इसको थोड़ी सी एस जल्दी से दे देते हैं। अगर यहाँ पे साइज थोड़ा बड़ा करें ताकि इसको क्लियर हो कि कौन सा मोबाइल है। उसके बाद इसको टेक्स्ट लाइन भी कर देते हैं सेंटर और मार्जिन टॉप थोड़ी दे देते हैं ताकि ऊपर से थोड़ा ये स्पेस आ जाए। और कर देते हैं कैसा आ रहा है। बस ठीक है, थोड़ा इसको थोड़ा बोल्ड भी कर लेते हैं। तो अगर हम आपने वहाँ से नहीं करना, यहाँ से करना है, तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपको ये ना पता हो तो यहाँ से भी आप CSS को लाइव देख सकते हैं। कोई भी आप प्रॉपर्टी देंगे तो इसमें हमने दे दिया फॉन्ट वेट बोल्ड। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ तो मेरी CSS यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी इसकी। उसके बाद मेरे पास प्राइस का था, मैं प्राइस के लिए भी कोई भी डमी प्राइस अभी दे देता हूँ। ठीक है यार, चलें ये दे दी। ये भी हम थोड़ी सी सिमिलर ही होगी इसकी भी CSS के लिए। हम फॉन्ट साइज तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे। हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और उसके बाद मार्जिन टॉप 15 पिक्सल करके देख लेते हैं और फॉन्ट वेट अगेन बोल्ड ठीक है। और इसको थोड़ा कलर डिफरेंट दे देते हैं ताकि पता लगे कि ये प्राइस है। ग्रीन दे देते हैं। एक्स्ट्रा लाइन इसकी सेंटर नहीं रहने, हमने सेव नहीं किया था, सेव कर लेते हैं। वापस आएंगे तो हमारे पास प्राइस आ गई। प्राइस थोड़ी सी बिल्कुल टच हो रही है बॉर्डर के साथ लेफ्ट में, तो हम थोड़ी सी मार्जिन इसे देखें। मार्जिन क्या करती है, आपके पास आउटर स्पेस लेके आ जाती है आपके डिव की। तो थोड़ी सी अगर हम इसको मार्जिन लेफ्ट दे दें 10 पिक्सल अगर दे दें तो हाँ सही है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास अगर हम पेंट पे वापस आए तो हमारे पास प्राइस और नेम वाली चीज़ हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो हम डिस्क्रिप्शन के लिए वापस आएंगे, फोल्डर बना लेंगे
डिस्क्रिप्शन के लिए इसका अगेन मैं नेमिंग कन्वेंशन पे फोकस करूँगा। कार्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर देते हैं इस क्लास का नाम। और इस डिस्क्रिप्शन में फॉन्ट साइज का थोड़ा और छोटा कर लेंगे, अगर वो 20 था तो इसको 17 कर लेते हैं। मार्जिन लेफ्ट अगेन इसको भी वही देंगे ताकि टच ना हो, और बिल्कुल बॉर्डर के साथ, इसकी आउटलाइन बॉर्डर के साथ। इसके अलावा मार्जिन राइट भी देंगे क्योंकि लाइन काफ़ी ज़्यादा होंगी तो राइट साइड से भी बॉर्डर टच होने का खतरा है, इसलिए। के बाद टेक्स्ट लाइन अभी देख लेते हैं कितनी होगी, पहले हम थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो अभी हमारे पास भी टेक्स्ट नहीं है, हम जल्दी से थोड़ा सा टेक्स्ट उठा लेते हैं। तो अगर आपको पता हो, एक हमारा एक फेमस कन्वेंशन है ये इसकी। तो अगर आप ये लॉरेम इस पर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ये वेबसाइट है जो कि आपको रेंडमली कोई भी टेक्स्ट उठा के दे देती है कि आप जितना टेक्स्ट लगाना है आप लगा सकते। तो हम थोड़ा सा टेक्स्ट उठा लेते हैं, वो हम यहाँ पे लगा लेंगे इसके अंदर। तो अब हम वापस आके चेक करते हैं हमारा, तो ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये राइट साइड से अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, तो इसको टेक्स्ट लाइन अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन टेक्स्ट लाइन अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई दे दूँ, तो जस्टिफाई बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस तरह आप देखते हैं जस्टिफाई हो रहा होता है, तो हाँ यहाँ पर जस्टिफाई हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्यारा लग रहा है, और मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट पे भी सेट है। अच्छा, और अब हम वापस आएंगे अपने इस पे। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास अब हैं दो बटन हैं, एक हमारे पास होगा ऐड टू कार्ट का और एक होगा जिस पे क्लिक करने से हम स्पेक्स देख सकते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे ये बिल्कुल हाफ हाफ में चाहिए दोनों, मतलब 50% विड्थ ये हो और 50% उसकी हो। तो मैं ये क्या करूँगा, ऐसी चीज़ों के लिए इसको मैं एक बड़े टिप में रैप कर लूँगा इन दोनों को। यहाँ पे मैं दो बटन बनाऊँगा, एक मैं रख लेता हूँ स्पेक्स के लिए, और एक यही बटन बनाऊँगा एक और इसका नाम मैं रखूँगा कार्ड। तो मेरे पास दो बटन हो गए, और इनको भी मैंने एक पेरेंट डिव में रैप कर दिया। तो अब इसका मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कार्ड बटन रैपर, क्योंकि ये रैप कर रहा है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये रैप कर रहा है कार्ड को, तो इसलिए मैंने उसको रैपर बोला था। तो इसी तरह ये बटन्स को रैप कर रहा है, तो मैंने कार्ड बटन रैपर इसका नाम दे दिया। अब दिखाएंगे हम यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि तो कैसे करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे पास चल रहा है कि नहीं। यहाँ वापस आते हैं प्रोजेक्ट पे, तो हमारे पास दो बटन्स आ गए हैं। तो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट भी करके देखें तो ये एक कार्ड रैपर है सेव, उसके अंदर हमारे पास दो बटन हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल 50-50 हो। तो उसके लिए तो पहले मैं ये चाहूँगा कि सेंटर में आ जाए ताकि इनकी वेट 50-50 हो जाए। यहाँ पे मैं अब एक जो नया कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ जो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बहुत अहम होता है, वो होता है फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट। सीएसएस में अगर आपने कोई चीज़ भी रिस्पॉन्सिवनेस करनी है, कस्टमाइजेशन खुद कस्टम बना के उससे रिस्पॉन्सिव करना है, तो फ्लेक्स बहुत काम आता है उस चीज़ के लिए। फ्लेक्स है क्या, कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको नहीं आता तो कोई मसला नहीं, हम अभी देख लेते हैं उसे। फ्लेक्स हमेशा हम ऐसी चीज़ों के लिए लगाते हैं जिनको हमें चाहिए होता है कि वो, अगर उनकी उनके पेरेंट एलिमेंट की विड्थ अगर छोटी हो रही है, हाइट छोटी हो रही है, विड्थ छोटी हो रही है, तो वो अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर लें, हमें खुद ना करना पड़े। अगर मैं यहाँ पे खुद देखूँ तो, अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं खुद लगाना चाह रहा हूँ कि तो क्लास नेम दे दें ताकि इनको हम खुद पहले लगा के देखेंगे कि हम कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास बटन दे दिया इसे, ईशा वाले को भी ये दे दें क्योंकि दोनों को ऑलमोस्ट सेम ही सीएसएस प्रोवाइड करनी है अभी। तो
यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ, ये मेरे पास एक बटन है, इसको अभी मैं अगर करना चाहूँ मार्जिन लेफ्ट देना चाहूँ ताकि थोड़ा सेंटर में आ जाए, तो मैं फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल दे सकता हूँ या और बढ़ा सकता हूँ ताकि ये थोड़ा सेंटर में आ जाए। इसी तरह मैं इसको दे सकता हूँ, मार्जिन लेफ्ट दे दूंगा, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल दे दूंगा थोड़ा और, ताकि ये थोड़ा इधर को आ जाए। तो ये ऐसे अगर हम देंगे तो ये एफिशिएंट नहीं है या रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर अपने कार्ड रैपर की विड्थ को कम करूँगा तो एक टाइम पे आके ये स्टैटिक है क्योंकि हिलेंगे नहीं, तो ये एक ही जगह रहेंगे। तो बाकी चीज़ें तो चलो ठीक है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहा है टेक्स्ट, लेकिन ये जो चीज़ है ये एडजस्ट नहीं हो पा रही। तो मैं चाहूँगा कि ये भी अपने आप को उस तरह एडजस्ट करें कि अगर विड्थ कम हो रही है कार्ड की तो ये भी अपने करीब आ जाए, और अगर विड्थ की कार्ड ज़्यादा हो रही है तो ये उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें। इसको 400 पिक्सल कर दें। तो इस चीज़ के लिए हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं। फ्लेक्स इन आइटम्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा हमारे लिए, हमें खुद नहीं करना पड़ेंगे, भले वो उसकी कितनी भी विड्थ कम हो रही हो या बढ़ रही हो। तो इसके लिए हम उसके पेरेंट एलिमेंट पे फ्लेक्स लगा रहे होते हैं, जिसके अंदर हमें वो आइटम्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट एडजस्ट चाहिए होती है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको लाइव करा के दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं यहाँ पे अगर CSS की कोडिंग करूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स है, उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन हम बताते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन बता रही होती है कि आपने उसको किस तरह एडजस्ट करवाना होता है, किस तरह किस डायरेक्शन में रिस्पॉन्सिव चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कॉलम कर दूंगा तो देखें वो ऊपर नीचे आ गए, कॉलम में आ गए, और अगर मैं रो कर दूंगा तो रो में आ गए। उसके बाद हम चेक कर रहे होते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट, मैं इनके रिफ्रेश कर दूं ताकि इनकी CSS जो हमने पहले से लिखी थी वो हट जाए। फ्लेक्स डायरेक्शन वापस लिख लेंगे, तो रो में चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम इनको चाह रहे हैं कि थोड़ा सेंटर में हो जाए अपने हिसाब से, तो हम एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। तो ये फ्लेक्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट और भी एक दो प्रॉपर्टीज हैं, ये फ्लेक्स की ही प्रॉपर्टीज हैं, और ये तभी चलती हैं जब हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स होता है। अगर यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं होगा तो जस्टिफाई कंटेंट नहीं चलता। तो मेक श्योर कि आपने अगर ये करना है तो जस्टिफाई कंटेंट आप करें। तो ये अगर मैं यहाँ पे सेंटर दूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे कार्ड्स बटन जो हैं खुद ब खुद सेंटर में आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे कार्ड रैपर में जाके इसकी विड्थ को छेड़ूंगा तो ये अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर रहे होंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद अपने आप को उसकी विड्थ के हिसाब से, अपने पेरेंट एलिमेंट की विड्थ के हिसाब से एडजस्ट कर। तो ये इनका फ़ायदा होता है फ्लेक्स यूज़ करने का। अब हमें वो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कार्ड की विड्थ क्या है, कार्ड की विड्थ जो भी होगी ये अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अभी मैं भी देख रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो वो खैर है क्योंकि हम इसको वैसे भी 50% करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको इसकी विड्थ को अब मैं 50% कर दूँ तो ये बड़ा बड़ा हो गया, और इसको भी अगर मैं विड्थ 50% कर दूँ तो दोनों की विड्थ 50% हो गई, और तो उन्होंने 50-50 हाफ हाफ कर दिया। तो ये चीज़ अब हम उधर अपने पास कर लेते हैं। यही CSS को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और इसको मैंने कार्ड बटन रैपर के अंदर डालना है, यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। और इसके बाद मुझे इन दोनों की विड्थ को 50-50% करना है, और कार्ड बटन की CSS बना लेता हूँ मैं। विड्थ को मैंने 50% कर दिया, वापस जाके देखता हूँ तो बिल्कुल ठीक है। तो अगर अभी मैं देखूँ तो हम तो चाह रहे थे कि हमारे जो बटन है बिल्कुल एंड में आए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा। हमारे बटन तो ऊपर आ रहे हैं, कंटेंट कम है। वो इसलिए क्योंकि हमने स्टैटिक हाइट दी हुई थी। तो हम ऐसा करते हैं, अपनी जो कार्ड की स्टैटिक हाइट दी हुई थी उसको हम हटा देते हैं, ताकि वो जितनी उसके अंदर कंटेंट होगा उतना ही उसकी हाइट आ जाए। तो हम वापस आते हैं, तो जितना उसका कंटेंट है उतनी ही हाइट आ गई। अगेन मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास वो जो बॉर्डर रेडियस वाली चीज़ है वो अगेन आ रही है मेरे पास, के
वहाँ पे कॉर्नर्स के जो बॉर्डर हैं बटन्स के वो शार्प हैं, और ये मेरे पास बॉर्डर रेडियस बॉटम में अब आ रही है। तो मैं देख लूँगा कि ऐड टू कार्ट के मुझे बॉटम राइट को छेड़ना है और स्पेक्स के मुझे बॉटम लेफ्ट के बॉर्डर को छेड़ना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि अब ये मेरी दोनों डिफरेंट CSS आ गई हैं। मैं कार्ड बटन में अगर दूंगा भी तो या दोनों के बॉर्डर को, तो दोनों के बॉर्डर एक साथ चेंज होंगे, तो मुझे दोनों के अलग अलग CSS देनी है। तो मैं यहाँ पे एक और क्लास बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे सकता हूँ स्पेक्स बटन का, और इसको मैं दे सकता हूँ कार्ड बटन का। तो ये जो मैंने अब यहाँ पे अलग अलग दोनों के नाम लिखे हैं, इनमें मैं वो CSS रखूंगा जो इन पे अलग अलग डिफरेंटली अप्लाई हो रही है। तो मैं टेक्स्ट बटन के लिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अगेन कि मुझे बॉटम लेफ्ट की जो बॉर्डर रेडियस है वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, और उसको मैं कर दूंगा 20 पिक्सल। इसी तरह मैं कार्ड्स बटन उठाऊंगा, उसकी CSS के लिए मैं कर दूंगा, जो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको बस लेफ्ट की जगह राइट कर देंगे। मैं वापस जाके देखता हूँ तो मेरे पास चेंज हो गए, अब वो उस हिसाब से आ गए। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि बटन अच्छे नहीं लगे अभी भी, तो इनकी थोड़ी सी और स्टाइलिंग कर लेते हैं यहीं पे, बल्कि कि इनको हम और क्या स्टाइल दे सकते हैं। कोई ऐसा स्टाइल जो दोनों पे अप्लाई हो रहा हो, तो मैं कार्ड बटन पे ही करूँगा यहाँ पे। इधर मैं चाह रहा हूँ कि इनका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है, और इनके जो बॉर्डर है, अभी फ़िलहाल मैं कोई बॉर्डर नहीं चाह रहा। के बाद मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी इनमें पैडिंग आ जाए। पैडिंग क्या होती है, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है, मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस ये है कि आप जब पैडिंग देते हो तो आपके डिव के अंदर स्पेस आती है, और जब आप मार्जिन देते हो तो आपके डिव के बाहर स्पेस जा रही होती है। तो ये एक यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब शुरू में CSS सीख रहे होते हैं। मैं यहाँ पे पैडिंग देता हूँ, अगर कितनी दूँ पैडिंग, मुझे हर जगह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टॉप और बॉटम पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे पैडिंग अगर दूँ 10 पिक्सल, टॉप बॉटम में आ गई, और यहाँ पे 0 भी दे दूँ तो खैर है, या अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दूंगा, ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास पैडिंग 10 पिक्सल दे दी हमने, और बैकग्राउंड दे दिया ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर हमने नन दे दिया। ये CSS हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको हम जाके कार्ड बटन में अगेन, सॉरी सॉरी, कार्ड बटन में करना चाहिए, ठीक है। वापिस आते हैं तो अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल ठीक हो रहा है, वेट को डबल आ गया। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, मैं क्लिक करने पे मेरे पास बॉर्डर आ रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि बॉर्डर ना आए क्लिक करने पे, तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ। क्लिक करने पे अगर आपके पास बॉर्डर आ रहा हो, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसके लिए, ये असल में आउटलाइन होती है, तो इसके लिए हम आउटलाइन की प्रॉपर्टी को नन कर देते हैं। अब जब हम नन करेंगे और वापस चलाएंगे तो अब मेरे पास बॉर्डर नहीं आ रहे। और इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि बटन है, तो बटन पे जब मेरा कर्सर आए तो वो पॉइंटर शो हो रहा हो, तो उसके लिए हमारी जो CSS प्रॉपर्टी होती है कर्सर पॉइंटर वाली, वो यूज़ कर लेंगे, कर्सर पॉइंटर। वापिस आएंगे तो अब मेरे पास पॉइंटर भी आ रहा है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह यहाँ पे था कि इनमें थोड़ा सा बॉर्डर हो, ताकि हमारे पास पता लगे, डिफ्रेंशिएट हो रहा हो कि कौन सा बटन कहाँ पे शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो मैं वापस आऊँगा यहाँ पे, और इनको अब मैं बॉर्डर देता हूँ। अगर यहीं पे मेरे पास, मैंने पहले बॉर्डर नन किया हुआ था, इसी को मैं अगर 1 पिक्सल सॉलिड थोड़ा सा लाइट ग्रे दे दूँ, अगर इतना, वापस आऊँगा, हाँ तो ठीक है, अब इतना मेरा थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया है। इनकी अगर टेक्स्ट की बात कर लें, तो इनके टेक्स्ट को मैं फॉन्ट साइज देना चाहूँगा, फॉन्ट साइज
17 पिक्सल दे के देख लेते हैं और इनको फॉन्ट वेट भी कर देते हैं बोल्ड में। हाँ, थोड़ा बेटर लग रहा है और इनके कलर को भी थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं ताकि पहचान में आ जाए कि हमारे पास स्पेक्स के लिए कौन सा है और के लिए, क्योंकि अगेन ये मेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगेंगी, इसमें नहीं लगा सकता मैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा इनके कलर के लिए और यहाँ पे मैं स्पेक्स के लिए पहले नेवी कर लेते हैं कलर, और ऐड टू कार्ट के लिए कलर में कर लेता हूँ ग्रीन कर लेते हैं अगेन। वापस आएंगे तो अब थोड़ा सा हमारे पास प्लीजिंग लग रहा है ये कार्ड। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो इसमें मार्जिन ये बिल्कुल उसके साथ ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं हम, क्योंकि ये रैपर में है तो रैपर में इसको थोड़ी सी मार्जिन अगर हमें टॉप दे दूँ, मार्जिन टॉप में 10 पिक्सल दे दूँ तो अब ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक कार्ड है, वो हमने जिसका यूआई डिज़ाइन कर लिया हमने, उसमें नेम के लिए देखा और उसकी प्राइस का डिव देखा, डिस्क्रिप्शन देखी और दो बटन देखे, उनको हमने फ्लेक्स के थ्रू बिल्कुल सेंटर में करा। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा, अब मैं अगेन अगर फ्लेक्स को मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं एडजस्ट करूँगा तो खुद ब खुद ये एडजस्ट हो रहे हैं, उसकी विड्थ खुद ब खुद एडजस्ट हो रही है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो एक ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत काम आती है। हम आराम से जब फ्लेक्स दे देते हैं उनकी विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होता है, फिर सीएसएस हमें उसको स्टैटिक नहीं देनी पड़ रही। अब हम आ जाते हैं वापस अपने इमेज के। अभी हमने इमेज लगाई नहीं है तो अब हम वापस इमेज पे आएंगे कि हम देखेंगे कि इमेज को कैसे लगा सकते हैं। इमेज को लगाने के लिए एक जो हमारे पास इमेज का टैग होता है, पहले हम वो देख लेते हैं इमेज के टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और फिर हम उसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस में कि उसकी लिमिटेशन क्या होती है, और फिर उसका हम हल देखेंगे कि इमेज की जो इमेज टैग की जो लिमिटेशन है उसको हम कैसे कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक आईफोन की इमेज डाउनलोड करके रखी हुई थी एसर्ट्स के फोल्डर में, है तो मैं पोर्ट करवा लेता हूँ। कोई भी नाम दे देते हैं यहाँ पे जिससे उसको हम रेफर कर रहे होंगे हम। सोर्स के अंदर वो इमेज दे देते हैं और कुछ भी लिख देते हैं। और मैं वापस आऊँगा तो मेरे पास इमेज बहुत बड़ी आ रही है, और फिर अगर मैं इसको एडजस्ट भी कर लूँ, यहीं पे अगर मैं बैठ के एडजस्ट कर लूँ इसे, तो विड्थ मैंने दे दी 100%, फिर भी मेरे पास वो वैसे मज़ा नहीं आ रहा। हाइट भी अगर मैं इसको 100% दे दूँ तो बहुत अजीब सा हो रहा है, इमेज डिस्टॉर्ट हो रही है तो अच्छी नहीं लग रही। तो ये एक इमेज का एक लिमिटेशन है, और रिस्पॉन्सिवनेस में भी ये मसला करेगा फिर के, और इमेज और डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। इसको मैं अगर छोटा करूँगा तो फिर इमेज बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। यहाँ पे फिर भी बेहतर लग रही है, लेकिन अगर मैं इसको और एक्सपेंड करता जाऊँ अपने कार्ड को तो इमेज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। तो ये एक इमेज के टैग की है कि लिमिटेशन है कि अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेगी, क्योंकि कार्ड्स हैं उनकी हाइट विड्थ ज़्यादा भी ऊपर नीचे हुई तो आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल ख़राब हो सकती है, या इमेज की डायमेंशन ख़राब अगर वैसी एडजस्ट नहीं है तो मुश्किल होती है। अब इसकी ये जो लिमिटेशन है उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास एक ट्रिक होती है या सोल्यूशन होता है वो होता है बैकग्राउंड इमेज का। हम इस डिव को बैकग्राउंड इमेज दे दें। वापस आऊँ तो ये जो हमारा रेड में जो डिव है हमारा इमेज वाला, हम इसको बैकग्राउंड इमेज दे के देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मेरे पास जो था इसका CSS वो हमने ऑलरेडी कार्ड इमेज डिव में अप्लाई किया हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं अब देना चाहूँ बैकग्राउंड इमेज को तो मैं लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज, तो मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि इस डिव को बैकग्राउंड इमेज दे रही होती है, उसके बैकग्राउंड में वो इमेज लगा रही होती है। और इमेज यहाँ पे कैसे देते हैं, हम URL लिखते हैं, URL में हम इसी CSS की फाइल से हम देखेंगे कि हमने कहाँ पे जाना है जहाँ पे हमें मिल रही हो। तो हम अगर यहाँ पे देखें एसेट्स के फोल्डर के अंदर आईफोन 12, अब अगर मैं देखूंगा तो अब मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है इमेज
लेकिन अभी भी वो इतनी बड़ी है कि वो बैकग्राउंड में भी शो नहीं हो रही। अब मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड पोजीशन देखूंगा, बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगा सेंटर। अब मैं दोबारा देखूंगा तो अब थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि हम इसको और एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक और प्रॉपर्टी देखूंगा, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज में मैं दे दूंगा कंटेन, ताकि वो उस डिव के अंदर ही कंटेन करे जितनी भी इमेज है। अब मैं वापस आऊंगा, देखूंगा कि अब थोड़ी सी बेटर है। तो अब ये है कि रिपीट हो रही है लेकिन वो उसी के अंदर कंटेन हो रही है। अब मैं वापस आऊंगा, ये भी चाहिए, ये भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि रिपीट ना हो, तो हम बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उससे नो रिपीट करेंगे। अब मैं जब सेव करूंगा तो मेरे पास इमेज बैकग्राउंड में लग गई है और वो बिल्कुल उसके उस div के कंटेनर के अंदर है, और वो उसने अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है बैकग्राउंड साइज को सेंटर करके अपने आप को। तो अगर हमें यहाँ पे जाके इसकी विड्थ को भी छोटा करूँ तो इमेज बिल्कुल अपनी जगह पे रह रही है, इमेज को बिल्कुल वो अपने आप को खुद एडजस्ट करिए। तो ये है इसका फायदा है। आपने कभी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इमेज लगानी हो जो जो कि स्टैटिक ना हो, तो आप हमेशा ये ट्रिक यूज करें कि आप उसको बैकग्राउंड इमेज दें। जब आप बैकग्राउंड इमेज देंगे तो वो अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर रही होती है, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता। तो अब मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूँ ताकि और थोड़ा सा अपीलिंग हो। और हमारे पास कार्ड ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इसकी थोड़ा सा शेडो दे देते हैं ताकि थोड़ा सा और इसको प्लीजिंग लगे। अगर मैं शेडो की बात करूँ तो पहले मैं बॉर्डर थोड़ा चेंज करना चाहूँगा यहाँ पे, कि बॉर्डर को भी मैं ग्रे कर लूँ। और इसको थोड़ा सा मैं अगर शेडो देना चाहूँ तो शेडो के लिए मैं यहाँ पे दूंगा ताकि मैं टाइप देख भी सकूँ साथ साथ। शेडो के लिए रैपर में जाऊँगा, यहाँ पे शेडो के लिए बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी होती है, इसमें आपके पास 4 आर्गुमेंट्स होते हैं और पांचवा आपका कलर का होता है कि आपने कौन सा कलर देना है। तो कलर में इसको ब्लैक ही देना चाहूँगा अभी। और उसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये मेरा शेडो अभी बिल्कुल एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं चाहिए जैसा मैं चाह रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा इससे हमारे पास थोड़ा सा बस्ट स्मूथ सा हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी। और यहाँ से उसकी स्प्रेड लेफ्ट राइट को हम देख सकते हैं हमने कहाँ पे इसको एडजस्ट करना है, और यहाँ से हम उसको लेफ्ट राइट देखते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और अप डाउन ठीक है, इसका हम स्प्रेडनेस देख लेते हैं हमें कितनी स्प्रेडनेस चाहिए, और इसके साइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका कलर वो नहीं चाहिए, तो हम मैं क्या करूँगा, RGBA लिख लूँगा। उससे क्या होगा, मैं एक और दे सकता हूँ यहाँ पे कि ओपेसिटी दे सकता हूँ 0.5 में दे सकता हूँ, या थोड़ी और कम कर लेते हैं, 0.4 भी नहीं, 0.3 या 0.2। और अब मैं वापस आऊँगा अपने इस पार्ट की शेडो को एडजस्ट करना चाहूँगा, तो अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। ये शेडो आप इससे खुद खेल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लग रहा हो आप उतना शेडो दे सकते हैं। हाँ, आई गेस इतना ठीक लग रहा है। तो मैं इस बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी को कॉपी कर लूँगा, वापस जाके मैं इसको किधर लगाना है, कार्ड रैपर में। यहाँ पे कार्ड रैपर में ये प्रॉपर्टी लगा लूँगा, वापस आऊँगा और मेरे पास ये अप्लाई हो चुकी होगी। हम बॉर्डर हटा के देख लेते हैं, अगर बॉर्डर हटा के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं, वापस बॉर्डर को वापस कर देते हैं। तो हमारे पास एक ये कार्ड तैयार हो गया, तो जिसमें हमने आईफोन को देखा, उसके इमेज लगाई, और उसके हमने यूआई को देखा हम कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं, स्पेक्स को बटन्स को देखा, उसके फ्लेक्स को यूज़ किया। और इस तरह अब हमारे पास एक ये पूरा तैयार हो गया। और अब हम इस तरह के ज़्यादा सारे बनाना चाहें तो हम एक तो काम ये कर सकते हैं कि हम अगेन जो स्टैटिक काम है वो ये कि एक और इस तरह करके आप अप्लाई कर दें।
एक पेरेंट एलिमेंट दे देते हैं। तो वो बिल्कुल नीचे नीचे आ रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो डिव है और डिव पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो मेरे पास वो पूरी पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। देखिए, कार्ड रैपर, कार्ड रैपर, कार्ड रैपर, तो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे फ्लेक्स यूज करूंगा ताकि वो उनकी डायरेक्शन रो हो जाए। तो इन इन आइटम्स को मैं पहले तो एक अलग से कंपोनेंट में डाल लूंगा ताकि इसको मैं यूज कर सकूँ। वापस अपने एक कंपोनेंट पे आ जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं फाइल बना लेता हूँ कार्ड की, कार्ड डॉट जी एस, और क्विकली मैं उसमें छोटा सा कंपोनेंट जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो बना लेता हूँ। और अपना ये वाला जो कोड है, ये सारा कोड मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे कार्ड में जाके डाल देता हूँ, कार्ड में जाके डाल दिया। और अब इस कार्ड को मैं इंपोर्ट करवा लूँगा वहाँ पे कंटेंट के अंदर। मैं यहाँ पे इंपोर्ट कार्ड, मेक श्योर कि वहाँ पे तो हमने स्मॉल से लिख लिया, वहाँ पे भी बल्कि कैपिटल ही कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। कन्वेंशन फॉलो जितना करेंगे उतना अच्छा है। कार्ड, और यहाँ पे भी हमने कार्ड दे दिया। अब मैं यहाँ पे कार्ड को कंपोनेंट को इंपोर्ट करवा लेता हूँ। गेम में वापस आऊँगा तो मेरे पास कार्ड का एक कंपोनेंट आ गया। मैं यहाँ पे मैंने क्योंकि इनको वो दिया हुआ था, मार्जिन दी हुई थी ऐप डॉट सी एस एस में, कार्ड रैपर को दिया था, मार्जिन लेफ्ट दी थी, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि मेरे पास कार्ड। तो इस तरह हमने कार्ड बनाया, उसकी सारी चीज़ें यूआई डिज़ाइन करके। तो यूआई डिज़ाइन करके हमने उसको एक अलग कंपोनेंट में बना के वो हमने इंपोर्ट करवा लिया। तो इस तरह हमारे पास ये पूरा जो कार्ड है ये पूरा एक अलग कंपोनेंट है जो हमने इंपोर्ट करवाया है। अब इस तरह के हम जितने मर्जी कार्ड बना लें, यहाँ पे जितने मर्जी चाहे हम यहाँ पे कार्ड बना सकते हैं। तो हमारे पास वो कार्ड्स आ गए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो ऐसे ना आए, एक दूसरे के साथ हैं, एडजस्टेंट में आए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन मैं जिस तरह मैंने बताया था डिव की प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे आऊँगा। इस डिव को मैं नाम दे देता हूँ, अब क्लास नेम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कार्ड्स रैपर या कार्ड्स सिलेक्शन रैपर, जो कि इन सब को ऑक्यूपाई कर रहा है, इन सब को रैप कर रहा है अपने अंदर। तो मैं अब यही चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, ये मेरी आइटम्स हैं। तो ये जितनी भी आइटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ साथ आ जाएं। तो मतलब उनकी जो डायरेक्शन है वो रो में अगर मैं दे दूं तो वो एक दूसरे के साथ साथ आ जाएंगी बिल्कुल। हमें यहाँ पे जाके लाइव करते हैं तो ज़्यादा बेहतर। कार्ड्स कलेक्शन रैपर है मेरे पास। इसका जो मैं यहाँ पे अगेन मैं डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करने के लिए मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जैसे ही मैं लिखा तो इस तरह का कुछ आ गया। और उसके बाद लेकिन ये रो में आ तो गए हैं लेकिन अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पे फ्लेक्स रैप को यूज़ करूँगा। फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी जो होती है, और उसमें अगर मैं रैप दे दूंगा तो वो क्या होगा, तो देखेगा कि अगर उसके पास इनफ स्पेस नहीं है और आगे यहाँ पे राइट साइड पे स्पेस नहीं है तो वो नीचे खुद ब खुद चला जाएगा। जिस तरह यहाँ पे वो चला गया, यहाँ पे उसने 3 कार्ड शो किए, चौथे कार्ड की जगह नहीं थी तो वो नीचे चला गया। तो इस तरह हमारे पास वो नीचे नीचे आ गए। और ये फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी हमारे पास इतनी वो रिस्पॉन्सिवनेस है, इतनी रिस्पॉन्सिव है कि अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो वो अपने आप ही खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। तो देखें, उसकी वेट छोटी हुई थी तो वो उसने और नीचे कर दिया, हम सबके नीचे चलेगा। इस तरह अगर हम इसको और छोटा करेंगे तो वो और नीचे आ जाएंगे। तो ये जो फ्लेक्स रैप की जो प्रॉपर्टी है, उसमें अगर हम रैप दे देंगे तो हमारे पास ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी।
तो मैं क्विकली ये प्रॉपर्टी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसको मैं ट्राई कर देता हूँ यहाँ पे कहीं पे। तो आज हमने एक और प्रॉपर्टी सीखी फ्लेक्स की, और वो है फ्लेक्स रैप, जिससे हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है इस तरीके से कि वो उसकी विड्थ को चेक कर रहा होता है, हर आइटम की विड्थ को। अगर वो राइट साइड पे एडजस्ट नहीं हो पा रही, विड्थ कम है, तो वो नीचे ले आएगा उस चीज़। और लेकिन अभी भी हमारे पास ये बिल्कुल कंजस्टेड एक दूसरे से हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा अभी भी। तो हम इनको और प्रॉपर्टी दे सकते हैं, जिस तरह मैंने जस्टिफाई कंटेंट की बताई थी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जस्टिफाई कंटेंट और अगर उसे मैं सेंटर कर दूँ, मेरे पास वो सेंटर में आ गए। लेकिन अभी भी इनके बीच की स्पेस ख़त्म करनी है मुझे, तो सेंटर तो नहीं चलेगा यहाँ पे। कुछ और हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या चलेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस अराउंड को देखूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो एक दूसरे के आसपास स्पेस आ गई। इसी तरह यहाँ पे स्पेस बिटवीन होते हैं, स्पेस बिटवीन में आप बिल्कुल वो कॉर्नर्स पे चले जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल लेफ्ट और राइट कॉर्नर्स पे। या अगर आप कॉलम में दे रहे हो तो और टॉप डाउन कॉर्नर्स पे चले जाएंगे। और अगर स्पेस इवनली दूंगा तो वो बिल्कुल इवनली स्पेसेस में आ जाएंगे। लेफ्ट राइट में अगर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल सेम स्पेस होगी हर एक। तो ये मेरे पास ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो मैं मतलब मेरे पास अगर मैं स्पेस इवनली दे दूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली दे देता हूँ। अगेन मैं वापस आऊँगा तो मेरे पास बस एक और छोटी सी चीज़ रह गई है, वो ये कि ये जो जब नीचे आ रहा है फ्लेक्स रैप होके, जब नीचे आ रहा है तो बिल्कुल इसके साथ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके बिल्कुल साथ से स्टार्ट ना हो, थोड़ा सा स्पेस आ जाए इसके बीच में। तो जिससे मैंने बताया था हम आउटर स्पेस के लिए मार्जिन को यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि हर कार्ड की जो मार्जिन है, मार्जिन टॉप और बॉटम थोड़ी दे दूँगा ताकि उनमें थोड़ी सी स्पेस आ जाए। तो मेरे कार्ड्स ये थे, और इन कार्ड को अगर मैंने CSS देनी है ये पूरे कार्ड को, तो मैं कार्ड के कंपोनेंट में जाऊंगा, उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसको CSS दे दूंगा। तो मेरा जो कार्ड रैपर का क्लास है, वहाँ पे जाके मैं थोड़ी सी उसको CSS देने की कोशिश करता हूँ। कार्ड रैपर में हमारे पास यहीं से दे देते चले मार्जिन टॉप, अगर इसको हम दे दें 10 पिक्सल या क्या कर रहे हैं 20 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं इससे 20 पिक्सल। तो हमारे पास ज़्यादा बेटर। अब हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम मार्जिन टॉप दी तो हमारे पास 20 पिक्सल 20 पिक्सल आ रहे हैं। ये हम कॉपी करके हमने कहाँ पे कार्ड रैपर में पेस्ट करना है। तो हम कार्ड रैपर पे आएंगे, यहाँ पे ये दो प्रॉपर्टी पेस्ट कर देंगे, वापस आएंगे हम। तो अब हमारे पास एक बहुत अच्छी शक्ल में चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, और ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। जिस तरह एक नॉर्मल शॉपिंग आप दराज पे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, कोई भी शॉपिंग साइट पे जाएंगे, तो उनकी कार्ड्स भी रिस्पॉन्सिव होते हैं। आप उनको जितना छोटा करेंगे वो छोटा होते जाएंगे, और जब जगह नहीं बचेगी तो वो नेक्स्ट लाइन में रैप हो जाएंगे। तो वो नेक्स्ट लाइन में रैप हो गए। इसी तरह इसको अगर और छोटा करेंगे तो वो और नेक्स्ट लाइन में रैप हो गए। इवन इसके हम मोबाइल व्यू पे देखें तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होगा। अगर मैं इसको मोबाइल पे करूँ, फॉर एग्जांपल आईफोन पे कर लूँ, तो ये रिस्पॉन्सिव है, उसके बिल्कुल नीचे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि उसमें जितनी विड्थ है वो उतनी ऑक्यूपाई करके नीचे आ रहे हैं। आईपैड में इस तरह आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है बहुत काम की होती है रिस्पॉन्सिवनेस की। अगर जब भी हम बात करते हैं तो जितना आपको इसके ऊपर फ्लेक्स पे कंट्रोल होगा, आपको फ्लेक्स की समझ होगी कि मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ,
उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप इसको यूज़ करके कभी भी आपने कस्टम रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करनी है तो आप इसको ऐसे अचीव कर सकते हो, बजाय इसके कि आप मीडिया क्यूरीज लगाते रहो। आप कितनी मीडिया क्यूरीज लगा लोगे आप, क्योंकि आए रोज डिफरेंट डायमेंशंस के मोबाइल फोन लॉन्च हो रहे होते हैं, कभी कोई मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है, कभी कोई। तो जब आप मीडिया क्यूरीज में आप स्टैटिक पिक्सेल्स के थ्रू कर रहे होते हो तो वो आगे जाके इन फ्यूचर कोई और मोबाइल आ जाएगा, वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिवनेस खराब हो जाएगी, उसकी डिफरेंट डायमेंशन होंगी। तो उसके लिए बेहतर ये है कि मीडिया क्यूरीज से हट के हम फ्लेक्स को सीखें, ताकि हम जब फ्लेक्स को एक बार अप्लाई कर देंगे तो हमारे लिए वो टेंशन नहीं होगी कि हमारे पास फिर जो भी फ़ोन आ जाए या जितने भी विड्थ आ जाए तो उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करके कार्ड्स को शो कर देगी, उनकी यूआई को शो कर देगी। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, हमने यूआई को सीखा। तो कल इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे कि हम इसको और डिफरेंट, अभी तो हमने बिल्कुल स्टैटिक किया हुआ है, तो इस चीज़ को हम डायनेमिक बनाएंगे और इसमें हम रियल टाइम डाटा लाके तो वो दिखाएंगे। किसी भी मैं साइट से उठा लूंगा डाटा इसका, और फिर हम वो एक बिल्कुल उसको रियल लुक देने की कोशिश करेंगे, और उस पर फिर हम ऐड टू कार्ट और स्पेक्स की भी फंक्शनलिटी लगाएंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन प्लीज आस्क। तो उसके बाद फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। का कोड मैं पुश कर दूंगा।